अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे ने जहां अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, वहीं पर इन मसनूआत पर चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं और सेक्टर्स हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनको भी शदीद धचका लगा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट का सेक्टर जो है वो इनमें निहायत अहम है, क्योंकि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक न सिर्फ अशियाए खुरोनोश बल्कि दीगर अशिया जो कि दरामद की जाती हैं, बरामद की जाती हैं या मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती हैं, उनमें ये निहायत अहम किरदार अदा करता है। उनके क्या मसाइल हैं और ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है उनके लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी साहब। अवैस साहब, प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। अवैस साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो भी हालिया इजाफा हुआ है, इससे जो आपका सेक्टर है इसमें किस हद तक नुकसान आप देख रहे हैं कि आपके जो सेक्टर को किस हद तक ये अफेक्ट कर सकता है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑयल इंडस्ट्री जो भी पेट्रोलियम मसनूआत है, जब भी इसकी कीमतों में इजाफा होता है तो सबसे ज्यादा जो मुतासर होता है वो हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारा सेक्टर ही मुतासर होता है जी। पब्लिक में तो चूंकि किरायों का इस तरह का सेटअप है कि जैसे ही डीजल बढ़ता है फौरी तौर पर किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट में ये चीज इस तरह से इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट को किसी भी किस्म का मैकेनिज्म नहीं है किरायों को एडजस्ट करने का। तो ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। अगर मार्केट में गाड़ियां ज्यादा है और कार्गो कम है तो ऑटोमेटिकली किराए कम हो जाएंगे, और अगर गाड़ियां कम हो जाएं कार्गो ज्यादा हो तो किराए बढ़ जाते हैं। तो इसका फ्यूल का हमारे ऊपर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे बताता चलूंगा कि हमारी इंडस्ट्री को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे ही फ्यूल बढ़ता है तो हमारी ट्रांजिट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो जहां पे हमारा 1 लाख रुपए का डीजल कंजम्पशन होता था वो 1,20,000 1,30,000 पर ट्रिप पे चला जाता है। तो 30 से 40% हमारी कॉस्ट जो बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट आगे जाता है। वक्ती तौर पे ना जाएगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये आगे डिलीवर होना है कंज्यूमर के ऊपर। तो जैसे ही इसकी कॉस्ट बढ़ती है ये कंज्यूमर के ऊपर जाता है, तो उससे महंगाई का जैसे कहा जाता है कि सैलाब आता है, और ये चीज बिल्कुल दुरुस्त भी है। हमें उससे पहले बियर करना पड़ता है, कंज्यूमर ने 15-20 दिन बाद भी इसको बर्दाश्त करना होता है, उसके ऊपर इंपैक्ट जाता है। हमारी कॉस्ट इससे पहले ही बढ़ जाती है। अगर हमें डीजल की मद में पहले 10,000 लीटर मंगवाने के लिए हमें 8-8.5 लाख रुपए दरकार होता था, तो अब वही 10,000 लीटर हमें 14-15 लाख रुपए में मंगवाना पड़ रहा है। तो हमारी जो रनिंग एक्सपेंस की कॉस्ट है वो हमें फौरी तौर पे और ऐड करनी पड़ती है, और पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को तो ये तबाह करने के मुतरादिफ है, जो हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद 10 से 15 रुपए डीजल बढ़ रहा है, 8 रुपए बढ़ रहा है, 10 रुपए बढ़ रहा है। तो इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और हमारी गाड़ियां, मैं इस वक्त अगर कहूं कि 3 लाख में से इस वक्त 1,00,000-1.25 लाख गाड़ियां हमारी काम ना होने की वजह से और ये इन्फ्लेशन बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से खड़ी हो चुकी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर इस वक्त बदहाल है और शदीद मुश्किलात का शिकार है सिर्फ इस एक डीजल की पैमाने को लेके। इसके साथ अगर बात की जाए तो डीजल के साथ साथ एक बड़ी हमारी कॉस्ट है टायर्स की। टायर्स अवैस साहब, ये टायर्स के हवाले से मैं बात करूंगी, आपके दीगर मसाइल पर भी मैं पॉइंट वाइज बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जो अशियाए खुरोनोश है वो हम देखते हैं कि रास्ते में जैसे सब्जियां वगैरह हैं वो अक्सर रास्ते में खराब हो जाती हैं, तो उसकी रीजन क्या है, उसकी मेजर वजूहात क्या होती हैं, उसमें डिले क्यों आता है? जी, डिले तो इसमें ये अभी देखें ओवरलोडिंग का हमारा एक दरीना इशू है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है ट्रांजिट की वो बढ़ सके। जब एक्सेल लोड लिमिट पर अमल दरामद नहीं होगा, ओवरलोडिंग पर गवर्नमेंट ने बल्कि इसकी इजाजत दी हुई है ताजरों के दबाव में आके कि गाड़ियों के ऊपर जितना चाहे मर्जी वजन लोड करें। तो हम जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो हम ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगे, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी ट्रिप एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे हादसा कम हो जाएंगे। ट्रांजिट में जो गाड़ियों के हादसा की वजह से जो डिले होता है वो खत्म हो जाएगा और हम मोटरवेज इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट ने डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। नेशनल हाईवे पे तो ओवरलोडिंग की इजाजत है, जबकि एक्सेल लोड लिमिट को नाफज किया हुआ है मोटरवेज के ऊपर।
अब मोटरवेज के ऊपर हमारी हैवी गुड्स नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जाती गाड़ियां। अभी आप देखेंगे ये सिर्फ कारें वगैरह बसें चल रही हैं मोटरवेज पे, हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट आपको वहां पे नजर नहीं आती। हमारा मुतालबा है कि आप अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पे एक कानून नाफिज कर दें एक्सल लोड का, जो कि कानून भी बना हुआ है और अदालती अहकामात भी मौजूद हैं कि इसको नाफिज किया जाए। और उसकी ना इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से ये जो अभी बात कर रही हैं आप डिले वाली, ये डिले इसी वजह से आता है कि गाड़ियां रास्ते में खराब हो जाती हैं और रोड्स खराब होने की वजह से हादसात हो रहे हैं। हमारे एक्सल लोड लिमिट ना होने की वजह से मोटरवे इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, हम ओवरलोडिंग की वजह से वहां पे तो नहीं जा सकते। जब अक्रॉस द बोर्ड इसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा तो फिर हम मोटरवेज भी इस्तेमाल कर सकेंगे, तो जो डिले है, जो इनएफिशिएंसीज है, वो कम हो जाएंगी इससे। सही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है एक्सल लोड लिमिट का, ये क्यों नाफिज नहीं किया जा सका? 19 साल पहले से ये कानून जो है वो बन चुका है, लेकिन 19 साल हो चुके हैं, 4 रजीम्स आ चुकी हैं बीच में और कुछ 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं मीनवाइल, लेकिन अभी तक जो ये कानून है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? असल में जी इस कानून की मुखालफत करने वाला माफिया बड़ा तगड़ा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ताजर हैं, वो इसकी अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि उनकी 3 गाड़ियों का माल जो है एक गाड़ी के ऊपर डाल के ही ले जाए, चाहे अब उसको थोड़ी सी उनकी कॉस्ट बचाने के लिए चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। अब 70 अरब रुपए की कॉस्ट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की NHA की सिर्फ अदादोशुमार के मुताबिक वो हर साल पाकिस्तान को खजाने से जाया हो रहे हैं। इसके बाद आप देखें मोटरवेज का जाल बिछ चुका है, वो सारी तकरीबन 3 खरब से ज्यादा के एसेट्स हैं वो दाव पे लगे हुए हैं। हमारी अरबों रुपए की गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो मुखालफत करने वाले ग्रुप हैं, चंद स्टील के और सीमेंट के सेक्टर के लोग हैं, वो इसको इतना ज्यादा मुखालफत में इतनी शिद्दत से वो आगे आते हैं कि फिर वो गवर्नमेंट को हाईजैक कर लेते हैं और गवर्नमेंट उनके दबाव में आके इस पे अमल दरामद नहीं करवा रही। सही। तो ये इसमें एक बड़ा मसला ये भी आ रहा था कि जो अफसरान हैं, चाहे वो ये मवासलात के जो अफसरान हैं, वो इसमें रिश्वत वसूल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये एक्सल लोड लिमिट का जो मामला है ये ताखीर का शिकार है। तो आपकी तरफ से इसमें हड़ताल क्यों नहीं की जाती कि आप इनकार कर दें? जो आपका जो पूरा एक ट्रांसपोर्ट का पूरा सेक्टर है, तो आप अपने जो लोडर्स हैं, जो लोड करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको आप ये कह दें कि वो इनकार कर दें ओवरलोडिंग से। जी ये भी हम कर चुके हैं, आपने ठीक कहा। इसमें वजारत मवासलात के कुछ एहलकार मुलव्वस हैं जिन्होंने भारी रिश्वतें ली हैं इस मामले को लटकाने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ही जिम्मेदार है इस पे अमल दरामद की, और वो रिश्वत खा के इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से बैठे हैं चुप करके। अब आगे के हड़ताल की बात, तो मैं आपको एक अहम पॉइंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगा। जनवरी 2021 में हमने 2020 में सॉरी हमने स्ट्राइक की थी। वो 6 दिन हमारी 7 दिन स्ट्राइक जारी रही। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल उसको लीड कर रहे थे और उसमें मुराद सईद साहब भी इन्वॉल्व थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी इन्वॉल्व थे, अली जैदी साहब भी इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने हमें रिटर्न्स में गारंटी दी कि हम एक्सल लोड लिमिट को नाफिज कर देंगे, आप स्ट्राइक खत्म कर दें। अच्छा। 7-8 दिन बाद हमने स्ट्राइक खत्म की। गवर्नर इमरान इस्माइल ने हमें रिटर्न में लिख के दिया कि हम इस पे अमल दरामद शुरू कर देंगे, वेब ब्रिजेस चला देंगे और पूरे पाकिस्तान में ये अक्रॉस द बोर्ड अमल दरामद होगा। लेकिन 1-2 माह बाद ये अपने उस लिखे हुए बयान से भी मुकर गए, अदालत की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमारी स्ट्राइक के नतीजे में जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया उससे भी भाग गए, और अब फिर वही वो सूरत हाल जारी है। तो अब फिर पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स का, हम एसोसिएशन के जो रहनुमा है, हमारे ऊपर दबाव है कि हम दोबारा स्ट्राइक की तरफ जाएं और हम इसको जल्द किसी फाइनल लाहे अमल की तरफ लेके जाएंगे। आपने ठीक कहा, हम बिल्कुल ये स्ट्राइक का ऑप्शन दोबारा इस्तेमाल करेंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मारी, और ये अनकरीब होगा इंशाल्लाह। तो अवैस साहब, एक और बड़ा मसला जो है वो बाउजर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मयारात के मुताबिक भी नहीं बनाए जाते। जिसका दिल करता है वो 30 टन वाला बाउजर बना लेता है, कोई 40 का बना लेता है, तो 45 का बना लेता है। तो इस हवाले से भी तो कहीं ना कहीं आपका सेक्टर भी तो इन्वॉल्व है इसमें। जी आपने ठीक कहा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखें, 100% लोगों को आप कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं ला सकते, वो कभी भी किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो सकते, और वो भी लॉ अबाइडिंग की सूरत हाल में जाके। अगर किसी भी कानून को इन्फोर्स करना है या उसकी आपने अमलदारी यकीनी बनानी है, तो गवर्नमेंट को, स्टेट को अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त चूंकि भीड़ चाल का माहौल है, कोई किसी को रोकने टोकने वाला, पूछने वाला नहीं है, तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि गाड़ियां बन ही ओवरलोडिंग के लिए रही हैं।
ہم ایک گاڑی نئی 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہمارا ٹرانسپورٹر لیتا ہے اور نئی گاڑی 0 میٹر کو آ کے کھول دیتا ہے, اس کا فریم ڈبل کرتا ہے, اس کے اوپر بھاری بھرکم باڈی رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر 100 ٹن 120 ٹن 130 ٹن وزن ڈال سکے, جبکہ قانون کے مطابق نہ اس گاڑی کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا وزن لے جا سکے, نہ اب اس کا سسپینشن کام کرے گا اوور لوڈنگ کے اوپر, نہ بریکنگ سسٹم کام کرے گا, نہ وہ ڈرائیور کا کنٹرول اس کے اوپر رہے گا. لیکن یہ سارا کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اوور لوڈنگ کر لی جائے, زیادہ پیسے کے لالچ میں چند لوگ جو مفاد پرست ٹرانسپورٹرز ہیں جو ہمارے صفوں میں بھی شامل ہیں, ان کی وجہ سے, اور جو انڈسٹری کی طرف سے, اگر ہم لوگ آپس میں اتحاد کر کے, یہ بھی ہم نے کیا, ہم اگر انکار کرتے ہیں تو انڈسٹری کی طرف سے ہمارے لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے, پھر ان کو لے کے یا پھر انڈسٹری کی طرف سے اپنی گاڑیاں ڈال لی جاتی ہیں, اور یہ ایک اور الگ سے ایک ایشو بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ 100% لوگوں کو تو ہم تو نہیں روک سکتے, یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے, نہ چوری چکاری سے کوئی روک سکتا ہے, قتل کی سب سے سنگین سزا ہے, لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے. لیکن اس کا ان دی اینڈ جو نقصان ہے وہ آپ کے سیکٹر کو ہو رہا ہے, جو زیادہ تر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں, تو جو ٹرانسپورٹرز اس میں انوالوڈ ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی, ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا جب گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے, کچھ وقت کے لیے انفورسمنٹ اس کی گورنمنٹ نے کی بھی تھی, لیکن پھر تاجروں کے دباؤ میں ختم کر دی. جن دنوں یہ انفورسمنٹ ہوئی تھی ان دنوں ہم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی, ان کے خلاف ایکشن ہوا, اور ہم نے اس کو پورے پاکستان میں بڑا سموتھلی رن کیا جتنے دن یہ چلا تھا ایکسل لوڈ لمٹ. یہی ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آگے آئے, ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, ہم ان کی نشاندہی بھی کریں گے, ان کو اپنے طور پہ بھی روکیں گے, اور اسٹیٹ سے بھی کہیں گے کہ یہ یہاں پہ خرابی کر رہا ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب گورنمنٹ اس میں کوئی انٹرسٹ شو کرے. اگر گورنمنٹ نے یہی رکھنا ہے اپنا وتیرہ کہ رشوت کھا کے ملک کی سڑکوں کو برباد کروانا ہے, یا چند تاجروں کے دباؤ میں آ کے ایکسل لوڈ لمٹ کو مؤخر رکھنا ہے یا اوور لوڈنگ کو چلنے دینا ہے, تو پھر چند لوگ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. اویس صاحب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ اویس صاحب, بجٹ میں جو پچھلا بجٹ آیا تھا اس میں ٹائروں پر ٹیکس لگایا گیا تھا, جس میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ٹیکس یہ واپس لیا جائے. تو کیا اس سے متعلق حکومت نے کوئی نوٹس لیا اور آپ کو کچھ ریلیف دیا تھا؟ نہیں جی, بالکل نہیں. ہمارے دو مطالبات تھے. ایک تو بجٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ٹیکس جو ہے ود ہولڈنگ وہ 3% سے کم کر کے 2% کیا جائے, جو کہ انہوں نے آئل ٹینکرز والوں کا کر بھی دیا تھا. یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ ہماری انڈسٹری کے ایک سیکٹر کو انہوں نے 2% کر دیا کیونکہ انہوں نے ہڑتال کر دی تھی, اور ہم جو باقی گوڈز ٹرانسپورٹر ہیں جس میں میڈیسن بھی لے کے جا رہے ہیں, فوڈ کوموڈیٹیز بھی ہم لے کے جا رہے ہیں, ان کے اوپر 3% ہے. ایک یہ ہمارا اہم ترین ایشو تھا, اور دوسرا تھا ٹائروں والا. ٹائروں کے اوپر جو ہماری جو 70-80 ہزار کی پہلے ہمیں پر پیئر مل جاتا تھا, جوڑی مل جاتی تھی, وہ اب 1,25,000 سے 1,50,000 میں مختلف سٹینڈرڈز ہیں اس کے, وہ ہمیں مل رہی ہے. تو کاسٹ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. ہمارے سال میں جو 22 ویلر گاڑی ہے وہ ہر سال اس کو 22 ٹائر ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں, اور 22 ٹائروں کی کاسٹ جو ہے اس وقت 15 لاکھ روپے بن رہی ہے. ہمارا اس میں مطالبہ ہے کہ اگر ڈیزل کے اوپر گورنمنٹ نے اپنا یہی وتیرہ جاری رکھنا, ٹول ٹیکسز کم نہیں کرنے, ہمارے سالانہ ٹیکسز میں ہمیں چھوٹ نہیں دینی, تو کم از کم ہمیں ود ہولڈنگ ٹیکس اور ٹائرز کی مد میں ریلیف دیا جائے, اس میں سبسڈی دی جائے, تاکہ جو ٹائر ہم پہلے 70-80 ہزار کا پیئر لے رہے تھے وہ اب 1,20,000 سے 25,000 سے 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ گیا, وہ کم ہو جائے, تاکہ ہماری جو ڈیزل کے بعد سب سے بڑی کاسٹ ہے ہم اس کو کم از کم مینج کر سکیں. صحیح. اچھا, ایک اور بہت اہم فیکٹر جو کرپشن ہے, کرپشن کی وجہ سے جو آپ کے جو ٹرانزٹ ایکسپنس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, یہ آپ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون لوگ انوالو ہیں, کس طرح سے جو حکومت ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس میں؟ جی, اس ایشو کا تو بیسک جو جہاں پہ اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. ہم جی ڈی پی میں 14% کے حصے دار ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر ہمارا, لیکن ہماری کوئی منسٹری نہیں ہے جہاں پہ ان ایشوز کو, یہ وہ ایشوز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے مہیا ہو رہا جہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنے یہ معاملات ڈسکس کر سکیں. راستے میں ہمیں کہیں جو سندھ میں اور پنجاب میں ایکسائز کی ایسی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں, اور چیک پوسٹ سے ہٹ کے بھی جہاں پہ ان کا دل چاہے گاڑی کو روک لیتے ہیں, پھر گاڑی خالی کروانا, اس کو بلیک میل کرنا, بند کرنے کے نام پہ, پھر بھاری 10,000 سے 20,000 25,000 روپے تک یہ ایکسائز والے, کسٹم والے اور یہ ٹریفک والے جو جرمانے کرتے ہیں, جرمانے کی دھمکی دے کے رشوت وصول کرتے ہیں.
तो ये वो इश्यूज हैं जिनसे हमारी कॉस्ट, अभी मोटरवे के चलान है, वो मोटरवे चलान हमें वायलेशन पे नहीं किया जा रहा, बल्कि इनका रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। अभी पंजाब की मिसाल ले लें तो पंजाब ने इस दफा 3 अरब रुपए का टारगेट दिया है अचीव करने का ट्रैफिक पुलिस को, कि आपने जुर्मानों से अचीव करना है। भी इन्हें शर्म नहीं आती? देखें हालात के क्या ये लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, इनका काम कानून की पाबंदी करवाना है, कि ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के इदारे हैं। मोटरवे पुलिस इस वक्त अपनी ड्यूटी छोड़ के रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में है। गाड़ी को रोक दिया जाता है बगैर किसी वजह बताए, उसको 2000, 5000, 10,000 रुपए तक मोटरवे वाला एक जगह पे जुर्माना कर देता है। एक्साइज वाले रिश्वत ले रहे हैं, कस्टम वाले रिश्वत ले रहे हैं, और हमारी दाद रसी के लिए कोई ऐसा हुकूमती एहलकार नहीं है जहां पे जाके हम उन्हें अपने ये मसाइल डिस्कस कर सकें, उन्हें बता सके और इनका हल तलाश किया जा सके। सही। अवैस साहब, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको आपका ये मुतालबा है कि एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, तो क्या इस हवाले से भी आपकी हुकूमत से कोई राब्ता हुआ या कोई बातचीत हुई थी? जी, जब हमने स्ट्राइक की थी 2020 जनवरी में, वहां पे अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब के साथ ये मसला हमने डिस्कस किया था, और उन्होंने हमारे इस मुतालबे को समझते हुए इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि यकीन दहानी करवाई कि आप स्ट्राइक खत्म करें, हम इसकी तरफ जाएंगे और इसका फॉलोअप लेते हुए इसको दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन जो ही हमने स्ट्राइक खत्म की, एक दो मीटिंग्स हमारी हुई स्ट्राइक के बाद, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला खटाई में चला गया। गवर्नमेंट ने वही अपना पुराना वतीरा कि दोबारा फिर ना हमें सुनना पसंद किया और ना इस अहम तरीन मसले को हल की तरफ लेके गए। तो हमारे पास फिर रह बच के आखिर में फिर वो स्ट्राइक का ऑप्शन ही आ जाता है कि हम फिर दोबारा हड़ताल पे जाएं। फिर इन लोगों को एहसास होगा कि इनकी बात, ट्रांसपोर्टर्स की बात सुननी चाहिए। तो अवैस साहब, चीनी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीनी की कीमत जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसमें आपको उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी जो कॉस्ट है उसमें आपको क्या देख रहे हैं कि किस तरह से अफेक्ट हो रही है? असल में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इतनी कम है कि वो इस इन्फ्लेशन के हिसाब से ना होने के बराबर है। अभी मैं कराची से लाहौर जो हमारी इंपोर्ट की आ रही है चीनी बाहर से, अगर उसकी बात कर ली जाए तो हम उसके ऊपर जो कराची से लाहौर चार्ज करते हैं तो वो फी केजी के हिसाब से तकरीबन 80 पैसे पर केजी बनते हैं। तो इस वक्त तो रेट 70 मार्क रही है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी मामूली है 80 पैसा पर केजी के हिसाब से कि वो इफेक्ट नहीं करती। वो अगर बढ़ के 1 रुपया या ₹1.25 भी हो जाती है तो उसका इशू नहीं आता। अब जो इशू है वो गवर्नमेंट के एंड पे है। अगर महंगी हो रही है कि ये बाहर से महंगी परचेज कर रहे हैं या सब्सिडी नहीं दे पा रहे जितनी देनी चाहिए थी, तो इसका उस पे आता है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। सही। तो जो ये ओवरऑल जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं हम, महंगाई देख रहे हैं, इसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर जो है वो क्या असरात हैं इसके? जी, इस महंगाई ने तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, मैंने पहले भी कहा था कि बर्बाद करके रख दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी दो कॉस्ट जो बहुत बड़ी थी, एक फ्यूल की कॉस्ट थी वो तकरीबन 40 से 50% बढ़ चुकी है, और दूसरी ट्रांसपोर्ट हमारे टायर्स की कॉस्ट थी वो भी हमारी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसके बाद जितने भी पार्ट्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे, जो हमारी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में जाके वो ऑलमोस्ट सारे ही डबल हो चुके हैं, जबकि रेट्स हमारे पहले से भी कम हो चुके हैं। तो हमारी तो इंडस्ट्री को इसने बर्बाद करके रख दिया इस इन्फ्लेशन ने, और हम इसका सामना नहीं कर पा रहे। इस वक्त हालात इंतहाई वो हमारे सेक्टर के वो बड़े, मतलब कि हम खस्ता हाली में और बड़ी मुश्किलात में गाड़ियां चला रहे हैं, और ये अनकरीब अगर इसको दुरुस्त ना किया गया तो वो वक्त दूर नहीं है कि ये गाड़ियां अच्छा, खड़ी हो जाएं। अवैस साहब, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें जो पंजाब में जो पास्को के गोदाम हैं उन पर अनलोडिंग के वक्त कुछ आपको मसाइल पेश आ रहे हैं। मैं उससे मुतालिक जानना चाहूंगी कि वो क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़े अहम इशू को रेस किया है। जी, मसाइल ये है कि इस वक्त पास्को के जितने भी गोदाम है वहां पे इनके अफसरान बैठे हुए हैं, वो फी गाड़ी से 20 से 30 हजार रुपए रिश्वत तलब करते हैं। वो रिश्वत मुख्तलिफ हिलो बहानों से ली जाती है कि गाड़ी का जो गंदम आई है उसका मॉइस्चराइजर ज्यादा है, आप खड़ी करें, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद खाली करेंगे। फिर जी चूंकि रश है, गाड़ी आपकी 5 दिन बाद खाली होगी, 10 दिन बाद खाली होगी। एक और आ जाता है कि जी इसका वजन कम है, इनके कांटे इन्होंने अपने जान के खराब किए हुए हैं, तो वजन अपने कांटे के सिवा किसी और वेट स्टेशन का ये एक्सेप्ट नहीं करते, और इनके वेट स्टेशन में इन्होंने खराबी डाली होती है, वहां पे 200 केजी 300 केजी वजन कम आता है, तो फिर उन 3-4 बहानों से ये ब्लैकमेल करते हैं। फिर जो गाड़ी ने 10 इनके अपने बंदे वहां पे खड़े होते हैं, वो 10-20 हजार रुपए 30 हजार रुपए रिश्वत तलब करते हैं। जो इन्हें रिश्वत दे देता है उसकी गाड़ी खाली हो जाती है, जो रिश्वत नहीं देता वो 8 दिन 10 दिन खड़ा रहता है।
تو یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن رہی ہے گندم کی ٹرانزٹ میں، بلکہ ہم نے تو اپنے ٹرانسپورٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ گندم کو ٹرانسپورٹ ہی نہ کریں ان رشوت خوروں کی وجہ سے، ان سے تنگ ہو کے۔ صحیح۔ تو اویس صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ جو پچھلے دنوں ابھی جو سڑکیں بلاک ہونے کا تھا، اور پھر آپ کی طرف سے بھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ٹرانسپورٹرز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو زبردستی پکڑا جا رہا ہے اور دھرنے کے راستے جو ہے وہ بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس دوران میں آپ کو جو ہے وہ کتنا نقصان ہوا دھرنوں کے دوران؟ اور پھر آپ کے جو اس دوران میں جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس دوران میں ان کو کتنا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جی، ہمیں بارہا ہم نے یہ ایشو گورنمنٹ کے لیول پہ اٹھایا ہے، لیکن گورنمنٹ اس پہ تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، یہ بھی اور باقی سے پچھلے بھی، اس میں تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری گاڑیوں کو مال سمیت، اور اس میں کئی جگہوں پہ تو حساس قسم کا مٹیریل ہوتا ہے جو فلیمیبل ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ اس پوری چیز کو اگنور کرتے ہوئے جہاں پہ دل کرتا ہے جتنی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں ہماری پکڑ لیتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو گاڑیاں، وہ ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 8 سے 10,000 گاڑی انہوں نے پکڑی تھی، جتنی بھی جی ٹی روڈ کے اوپر ان دنوں ہماری گاڑی اویلیبل ہی نہیں ہوئی، انہوں نے ساری پکڑ کے کھڑی کر لی۔ اور اس کے اوپر بھی رشوت کا دھندا، ایک تو اس کا ہمیں کوئی چارجز نہیں دیے جاتے، یہ زبردستی ہے، سمجھ لے گنڈا گردی ہے اسٹیٹ کی ہمارے ساتھ۔ ایک تو ہمیں اس کے کوئی چارجز نہیں دیے جاتے، 10 دن کھڑی رہے، 15 دن کھڑی رہے، اس کے بعد اس کی توڑ پھوڑ میں اگر گاڑی کو جلا دیا جائے، جیسے ہی آپ نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی، ہمارے کنٹینرز دریا میں پڑے ہیں، روڈ سے نیچے گر گئے ہیں، تو ہجوم نے ان کو تباہ کر دیا نیچے گرا کے، اس میں جو مٹیریل تھا وہ بھی سارا ڈیمیج ہو گیا۔ اب اس کا ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، اس کا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے لیے انبیئریبل ہے اس وقت۔ صحیح، یہ بڑی افسوس صورتحال ہے، بہت نقصان ہوتا ہے اس طرح سے ٹرانسپورٹرز کا۔ بہت شکریہ محمد اویس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ تحریک لبیک کے ساتھ فی الحال 7ویں معاہدے کے تحت معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں، اور اس معاہدے کی بیشتر شقوں کو خفیہ رکھنے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کے اقدامات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب کی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی ہٹانے کی سفارش کر دی ہے، اور فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے اور اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک جس طرح سے ویسے تو کنڈیم کیا گیا تحریک لبیک کے اس تمام جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرکات کیا تھے، مقاصد کیا تھے اس بار جب وہ تحریک لبیک جو ہے وہ سڑکوں پر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم موضوع پہ میرے ساتھ رابطہ کیا۔ جو اس وقت مختلف بیانات آتے ہیں، ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرانس کے سفیر کا معاملہ تھا وہ تو طے ہو گیا تھا، کیونکہ طے کرنے کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا۔ چنانچہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آ بھی گیا، اور اب اس پہ شاید کوئی اتنی وہ تنازع کی کیفیت نہیں تھی، لیکن شاید کچھ وعدے کیے گئے تھے شیڈول 4 کے حوالے سے، کچھ گرفتاریاں تھی ان کے حوالے سے، تو وہ شاید اس کرنے کا محرک بنا۔ اور اب خوشی کی بات ہے یہ معاملات بھی طے ہو گئے ہیں، اور بڑی خبر، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ اب تحریک لبیک جو ہے وہ باقاعدہ آئینی، جمہوری اور دستوری طریقے سے آگے آ کر، اور کالعدم کی کیفیت ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ مین سٹریم پولیٹکس میں آ جائے تو پھر اس طریقے سے ان کی تحریک جو ہوگی وہ بھی زیادہ دستوری اور جمہوری طریقوں کے مطابق ہو جائے گی، اور پارلیمنٹ میں اگر ان کی نمائندگی ہوئی تو اس طریقے سے پارلیمانی آواز بھی ان کی بن جائے گی۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ صحیح، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح جو یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، سڑکوں پر آئے تحریک لبیک، ان کا مقصد سیاسی تھا؟ اب دیکھیں، آپ کے کچھ مطالبات ہوں تو پھر ان مطالبات کے لیے
यकीनन कोई ना कोई इकदाम तो किया जाता है, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है बिलउमूम हमारे तमाम सियासी और दीगर जमातों का कि जो धरने हों या एहतजाज हों वो आईन और कानून के दायरे में हों, वो लोगों के लिए ज़हमत का बायस न बने, बीमारों के लिए तकलीफ का बायस न बने, तालिब इल्मों को स्कूल जाने या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने से ना रोके। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो तो यकीनन हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने एहतजाज में लोगों के लिए जहमत का बायस ना बने। सही। तो डॉक्टर साहब, हमने तो ये देखा कि जो ये धरने तहरीके लब्बैक ये भी कोई 6-7वीं दफ़ा सड़कों पर थी, और जो पिछली दफ़ा और इस बार तो वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, वायलेंस भी हुई और एग्रेशन भी देखने में आया। तो लेकिन जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं वो कहते हैं कि कोई ये तासुर कायम ना करे कि जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है या उसके कारकुनान हैं वो जज्बाती हैं और मुश्तिल हैं। तो ये दो बयानात, मतलब एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जो हम देखते रहे और सोशल मीडिया पर वायरल भी रही, और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट करने के लिए बढ़ते रहे या जो बयानात सामने आते रहे उनको हम देखें तो हम ये क्यों ना समझें कि जो इनकी क़यादत है या इनके जो कारकुनान हैं वो जज्बाती हैं। देखें, जो सूरत हाल पैदा हुई, यकीनन हम तो नजरियाती कौंसिल तो अमूमी बात करेगी, और अमूमी बात यह है कि दोनों फरीकों से बल्कि सब फरीकों से ये गुजारिश की जाए कि जो भी एहतजाज है वो कानून के दायरे से बाहर ना हो, और इंसानी जान की हुर्मत जो है वो तो सबसे ज्यादा बुलंद है और अजीज है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वलक़द कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी तकरीम दी है। तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसमें इंसानी जान चली जाए तो ये इसकी तो हरगिज़ हिमायत नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर साहब, उलमा ने बार बार ये कहा था, जब पहले भी ये प्रोटेस्ट हुए तो उस दौरान में उलमा की जानिब से बार बार ये कहा गया, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमा की तरफ से, कि मुस्तकबिल में ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो क्या इस सिलसिले में अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई, आप समझते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है, डिवाइस की गई है? अभी तक तो इस पे गौर किया जा रहा है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी उस दिन तजवीज दी है कि एक मिसाक दस्तखत किया जाए, जिस मिसाक के तहत ये तय हो कि एहतजाज के हुदूद क्या हो और एहतजाज के तरीके क्या हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसाक की तजवीज बहुत अच्छी है, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस पर सोच रही है कि इस मिसाक के हवाले से इक़दाम करके कुछ उसूल, कुछ तजावीज सामने रखी जाए। सही। ये तो एहतजाज का एक तरीका कार होगा ना, लेकिन इससे निपटने के लिए हुकूमत, जैसे अभी जब मॉब इकट्ठा होगा, जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो हमने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी कि कुछ लोग जो हैं तहरीके लब्बैक के लोग, वो गाड़ियों पर जो है वो हमले कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग जो हैं वो उनमें से उनको रोक रहे थे। लेकिन एक आपको पता है मॉब साइकी होती है, जब लोग इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मुश्तिल हो जाते हैं, उनको इश्तियाल से रोका कैसे जाना चाहिए, फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस की जानी चाहिए? सही तरीका जो है वो तो ये है कि जो एहतजाजी लोग हैं या उनके कायदीन हैं उनको जमा होने से पहले ऑन बोर्ड लिया जाए। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि जब मसला पैदा हो जाए तो फिर वो मसले का हल ढूंढते हैं। कोशिश ये की जानी चाहिए कि मसला पैदा होने से पहले उसका इदराक किया जाए, और जो कायदीन हैं उनको मुज़ाकिरात के अमल में लाया जाए, तो काफी हद तक इस किस्म की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इस सिलसिले में जो है वो क्या किरदार हो सकता है, और किस तरह से बेहतर किरदार अदा किया जा सकता है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तो तमाम मकातिब फिक्र के उलमा हैं। तो अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कहा जाए तो यकीनन कानूनी हवाले से कि कुछ कानूनी दायरे तजवीज किए जाएं, वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का किरदार हो सकता है। बाकी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो अराकीन है वो अराकीन बहुत ही बारसूख और मौखर बावकार लोग हैं, मुआशरे में उनकी बड़ी इज्जत है। हमसे कहा जाए तो वो यकीनन इस किस्म की सूरत हाल में सालिस
तो सुलह की तरफ ला सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से अगर जब ये सड़कों पर वायलेंस शुरू हो जाता है, एग्रेशन हम देखते हैं, तो इससे एक पूरी दुनिया में भी मैसेज आता है, पूरे मुल्क में भी जाता है, हम लोगों तक भी जाता है और पूरी दुनिया में भी एक मैसेज जाता है, जिसकी वजह से इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचता है। और इस्लाम चूंकि अमन का दीन है, तो हम ये जब ये बात करते हैं तो हमें अपनी बात को समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि इस्लाम जो है वो ये वायलेंस नहीं सिखाता, हमें ये पुरअमन मजहब है। तो ये जो एक मैसेज जिस तरह से एक माइंडसेट बनता है, इसके बाद इसको किस तरह से जो है वो खत्म किया जा सकता है? जैसे आपने जिक्र किया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो उलमा हैं वो मौजूद हैं, तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं, आपके पास तो बड़ी अथॉरिटी है, आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं मिलके कि एक प्रॉपर माइंड मेकिंग की जा सके लोगों की माइंड मेकिंग में। तो इस सिलसिले में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आप समझते हैं? बिल्कुल, ये हमने बात की है हाई लेवल पे, और हमारा जो शोबा तहकीक है इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, शोबा तहकीक ने इस पर काम भी शुरू किया है और उम्मीद है जल्द हम इस हवाले से सिफारिशात पेश करेंगे। सदर मुमलिकत के साथ भी हमारी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पे अच्छा काम हो जाएगा। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को सफारती हवाले से इस सिलसिले में बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक उसका इमेज पाकिस्तान का जो जाता है वो एक ऐसे मुल्क का जाता है जो पुरअमन ना हो। इसके अलावा माईशत के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। इस सूरत हाल में जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और उसकी सफारती सूरत हाल को भी हम मद्देनजर रखें। तो डॉक्टर साहब, जो अभी मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया वो दुरुस्त था? अब जाहिर है कि इस वक्त तो सबसे पहले तो ये था, इस बात की जरूरत थी कि जो एक कैफियत पैदा हो गई है वजीराबाद और गुजरात के इलाके में, उस सूरत हाल को खत्म करना था। तो उसके लिए कुछ इकदाम किए गए और मुफ्ती मुनीब साहब दरमियान में आ गए, कुछ अच्छे ऐसे अफराद भी दरमियान में आ गए कि जिनका एहतराम था रियासत के अंदर भी, और जो एहतिजाजी धरने थे तहरीक लब्बैक उनके यहाँ भी। तो ये तो अच्छी पेशरफ्त हुई कि दरमियान में हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस सूरत हाल को डिफ्यूज कर सकते हैं। इस हवाले से तो ये बात अच्छी है, लेकिन अब इस मामले को यहीं पे छोड़ना नहीं चाहिए और जरूरत इस बात की है कि कोई देरपा भी इसका निकाल लिया जाए और देरपा हल के लिए कुछ इकदाम किए जाए। सही। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये जो मुआहिदा तय पाया है, ये इसके बाद जो है चंद महीने बाद जो है वो दोबारा ये तहरीक लब्बैक जो है वो सड़कों पर नहीं होगी? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये अब कलादम नहीं रहेगी तहरीक, और जब ये कलादम ना रहे तो यकीनन ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएगी। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिलोमुम ये होता है कि जो तहरीक होती है या जो एहतिजाज होता है वो पुरअमन होता है, वो मुज़ाकिरात के जरिए होता है, वो आईनी और दस्तूरी तरीके से होता है। सही। तो डॉक्टर साहब, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से भी जब ये खाके बनाए गए थे और उसके बाद जो फ्रांसीसी सदर थे उनका रवैया जो सामने आया था उसको नजरियाती कौंसिल की तरफ से भी कंडेम किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि किस तरह से अपना एहतजाज इस टाइम पे जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहिए? क्योंकि बहरहाल जो एहतजाज था वो आपकी तरफ से भी रिकॉर्ड कराया गया और कुछ दीगर सेक्ट की तरफ से भी जो है ये रिकॉर्ड कराया गया था अपना एहतजाज इस पर। ये देखिए, यूरोप के साथ डील करने के अपने तरीके हैं, उनमें ज्यादा मुनासिब तरीके तो ये हैं कि इसमें सफारती अंदाज हो। रियासत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बात की जरूरत है कि ये मामला OIC के लेवल पे लिया जाए, यानी बैनुल अक़वामी जो मुसलमान तंजीमें हैं। दूसरी जो मुअस्सिर तरीका हो सकता है वो ये है कि यूरोपियन ममालिक के अंदर जो इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर मुसलमान प्रोफेसर हैं, इस तरीके से खुद यूरोप के अंदर तंजीमें हैं कॉमन गुड की कि जो इस्लामोफोब नहीं है, वो मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उनको एतमाद में लिया जाए और यूरोप के अंदर से एक आवाज उठाई जाए, तो वो ज्यादा मुअस्सिर होगी बजाय इसके कि हम अपनी सड़कें बंद करें या अब सफीर के
نکل جانے کا یا نکالے جانے کا مطالبہ کریں، کیونکہ سفیر کی موجودگی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت یہ ہے کہ آپ سفیر کو ملک بدر کر دیں، تو سفیر تک اپنی بات دلیل سے پہنچانی جانی چاہیے اور یہی مناسب طریقہ ہے۔ صحیح، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ ذہن سازی کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو ذہن سازی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا درست طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ جو موسٹ افیکٹو وے ہوتا ہے وہ ایکچولی لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ابھی مائنڈ میکنگ کے حساب سے ذہن سازی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس پر کام کر رہی ہے، تو اس کے جزیات جن پر آپ کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں تھوڑا سا بریف کریں گے؟ ہاں، ہمارے سامنے تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے طریقے تجویز کریں کہ جن میں احتجاج کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور وہ طریقے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق بھی ہوں، کسی کو اس میں تکلیف نہ ہو، کسی کو زحمت نہ ہو، بیماروں کے راستے میں ایمبولنس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، طالب علم سکول جانے سے نہ رکے، کالج جانے سے، جامعات یونیورسٹیز جانے میں ان کو کوئی زحمت نہ ہو، تو ایسے طریقے ہم تجویز کریں گے اور اس سلسلے میں علماء کو اعتماد میں لیں گے۔ طریقہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ مثلا پشاور میں علماء کی ایک کانفرنس، ماہرین کی ایک کانفرنس، لاہور میں، کراچی اور کوئٹہ میں، اس طریقے سے جو فیڈ بیک مل جائے اس کو سفارشات کی روشنی میں ریاست کے سامنے اور حکومت کے سامنے پیش کریں۔ صحیح، تو یہ جو تمام معاملہ جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اور جس طرح سے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار کیا ہو سکتا تھا؟ ہماری تو نیک تمنائیں تھیں، ظاہر ہے کہ حکومت نے سیاسی لیول پہ اس کو ڈیل کیا اور ریاست کے ساتھ بھی مقتدر علماء اس قسم کے سامنے آئے جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب، تو یہ کردار جو ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اسٹرینتھ ہے، ایک قوت ہے کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جب اس قسم کے تنازع کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جس طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ پھر مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح لانے کی کوشش کرو، تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صلح کی طرف دونوں فریقوں کو لے آتے ہیں۔ صحیح، بہت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔